यस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स ऑन केमिस्ट्री पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस से रिलेटेड यूनिट 3 की बात करेंगे। स्ट्रेस एंड वर्क परफॉर्मेंस, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजिंग स्ट्रेस। तो कम्युनिकेशन का क्या रोल है, वर्क परफॉर्मेंस पे ये कम्युनिकेशन किस तरह इफ़ेक्ट करता है, इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एंड स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप क्या है, इनको कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस जो है वो एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है जो अपने माइंड को अफेक्ट करती है। हाइपोथैलेमस के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन में मैसेज पहुंचता है और अपनी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इस स्ट्रेस को आप जो वर्क प्लेस है उस पर कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कह रहे हैं फ्रेंड्स आर गुड मेडिसिन। अपने दोस्त जो होते हैं वो अपनी एक अच्छी मेडिसिन होती है। हम जब भी किसी संकट में होते हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं तो अक्सर हम अपने दोस्तों से ही बात करते हैं। अपने मन की जो भड़ास है वो दोस्तों के साथ ही निकालते हैं। इसीलिए कहा गया है फ्रेंड्स आर गुड मेडिसिन। एंड ये क्यों मेडिसिन है, किसकी मेडिसिन है? ये स्ट्रेस को रोकने की मेडिसिन है। ऐसे ही अगर हमें सोशल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं वो अपनी गुड हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एंड जबकि जो लॉनलीनेस है वो इसका ऑपोजिट इफ़ेक्ट देता है। लॉनलीनेस का मीनिंग ये हो गया कि जब आप अकेले में होते हैं, जब कोई इंसान अकेले में होता है तब उस केस में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो किससे गाइडेंस ले। तो अक्सर जब भी कोई इंसान परेशान होता है तो गाइडेंस के लिए किसी न किसी पर्सन से कांटेक्ट करता है, वो उसको गाइड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी फ्रेंड सर्किल की बात करेंगे, इसी कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इसी वे में हम आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि जो रिवार्डिंग होती है रिलेशनशिप की वो एक अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को या इमोशनली जो अपना बिहेवियर है उसको बूस्ट करती है। अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान जो है वो, अपनी हैप्पीनेस है, इन सब में, ओवरऑल हेल्थ में ये कंट्रीब्यूट करती है। क्या? सपोर्टिव रिलेशनशिप, फ्रेंड्स सर्किल, इनके बीच जो रिलेशन है। अब अगर रिलेशन अपने अच्छे होंगे तभी अपना स्ट्रेस मैनेज हो पाएगा, तभी हम अच्छे से वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यही बता रहे हैं। नेक्स्ट, इस वर्क परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन में स्किल एक्वायर करनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स में ओरल टाइप की होती है, रिटन टाइप की हो सकती है, और वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल हो सकती है। वर्बल ओरल में आ जाती है। तो ये इस टाइप की आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल होगी तब आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना पाएंगे और स्ट्रेस को प्रिवेंट कर पाएंगे जो कि हार्मफुल हो उसके लिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन का क्या रोल है? ये स्ट्रेस को मैनेज करता है, अपने वर्क परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है। और सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर रिलेशनशिप टू सर्वाइव एंड थ्राइव इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आप किसी भी कम्युनिकेशन को सर्वाइव कर रहे हैं या उसको अच्छा ग्रोथ उसमें चाहते हैं तो एक कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। रिलेशनशिप्स डेवलप थ्रू कम्युनिकेशन, क्योंकि रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से डेवलप होती है। हर किसी इंसान से अपनी घनिष्ठता नहीं होती है, लेकिन जिस किसी भी इंसान से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो
कम्युनिकेशन के थ्रू ही मिला जाता है। अगर आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो उससे कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी। स्पेशली ये बात तब की जाती है जब आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, एक एजुकेटर हुए हैं लियो बुस्कालिया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन कई वेज में, कई तरीक़ों से हो सकता है और उनमें एक होता है वन वे कम्युनिकेशन। जैसे जब कभी आपका मूड ख़राब होता है तो आप अच्छे गाने सुन लेते हो, अच्छे शॉर्ट्स देख लेते हो, ठीक है, अच्छे वीडियो देख लेते हो, तो टीवी देख लेते हो, जो आपका क्रिकेट मैच देख लेते हो मूड फ्रेश करने के लिए। तो ये इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये जो भी इंटरनेट, आईपॉड, रेडियो, वैरायटी ऑफ अदर मीडिया, जो भी मीडिया सोर्सेज आप यूज़ में लेते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि आप ओनली लिसनिंग का काम करते हो, आप ओनली सीइंग का काम करते हो, बस ये काम होता है। नेक्स्ट होता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कब होता है, जब आप आमने सामने किसी से बात करते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये एक तरह से स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तब अपने को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि सर हमने इतना पढ़ लिया, ये सफिशिएंट है क्या? सर हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वापस भूल रहे हैं, इसका क्या करें? तो ये जो आप गाइडेंस लेते हो, जो आप मोटिवेशन लेते हो उस टाइम पर अपने आप को बूस्ट करते हो, वो क्या है, वो टू वे कम्युनिकेशन है। ये फेस टू फेस हो सकता है, बाई फ़ोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो सकता है, और सोशल मीडिया सच एज यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनके थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टाइप। वन टाइप तो हमने देखा वन वे टू वे, अदर टाइप देख रहे हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जो वर्बली होता है वो बोलने से, जिसे ओरल भी कह सकते हैं, एंड जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से शो होता है। जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, या वापस रिपीट करवाना चाह रहे हैं, या इनके क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया, जो उनके स्ट्रेस को कम करेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है तब भी अपने स्ट्रेस आ जाता है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक पता नहीं कितना हार्ड होगा। तो ये सब बातें इसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन यानी नॉन वर्बल टाइप के कम्युनिकेशन में आता है। अब नेक्स्ट टाइप है कि ये डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि सेंडर ने क्या मैसेज सेंड किया है और रिसीवर ने क्या मैसेज रिसीव किया है। तो मैसेज रिसीव करने वाले पे और सेंड करने वाले पर भी कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार कम्युनिकेशन पूरा क्लियर नहीं होता है। तो मैसेज देने वाला कुछ देना चाहता है और रिसीव करने वाला कुछ अलग ही समझता है, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसे डायरेक्ट बात करने की आदत होती है, बिना लाग लपेट के, जो कहना होता है वो सीधा कह देते हैं। अब वो अगले को बुरा लग जाता है कई बार, तो वो क्या है, वो कहना तो सीधा चाह रहा था, ठीक है, लेकिन उसको मतलब कम्युनिकेट करने का थोड़ा तरीका नहीं आया। तो जो रिसीवर है उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रिसाइज मीनिंग जो है वो नहीं निकल पाता है अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो सेंडर में नॉट डिलीवर द मैसेज विद द प्रिसाइज मीनिंग इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब जो वो चाह रहा है वो सेंड नहीं कर पा रहा है। पर्सन रिसीविंग द मैसेज में नॉट कैप्चर द रियल एसेंस द सेंडर ऑफ द मैसेज मीन टू गिव। जो सेंडर देना चाह रहा है, मैसेज सेंड करना चाह रहा है, उसका वो रियल मीनिंग रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह कम्युनिकेशन में अगर इम्परफेक्शन हो जाता है तब उस केस में ये सोर्स बन जाता है किसका, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए सब में, कि आपको डेवलप अपने आप को इस तरह से करना चाहिए जहाँ कहीं भी जिस किसी भी पर्सन के पास बैठे हैं आप, तो वहाँ आप ये पर्टिकुलर
स्किल्स डेवलप करें अपने आप में, ताकि न तो खुद स्ट्रेस में आए न दूसरे को फ्रस्ट्रेट या स्ट्रेट करें। नेक्स्ट, ये कुछ की कंपोनेंट्स है जो मैंने बताया। उसके अलावा क्या, एक्टिव लिसनिंग। आप जो कुछ सुन रहे हैं, सबसे पहले हमें सुनने की आदत डालनी होगी। जो अगला बोल रहा है वो प्रॉपर क्या बोल रहा है वो अच्छे से सुनो। उसके बाद में अपना जो मैसेज दे रहे हैं वो क्लियर कट हो, उसमें क्लैरिटी हो। नेक्स्ट, एम्पैथी हो, जेन्युइन कंसर्न एंड कंपैशन टू मेक पेशेंट्स फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हो, आप कोई भी चीज़ कह रहे हो वो कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो, तो वो ये कुछ की पॉइंट्स है, 4 की पॉइंट्स हैं उन कम्युनिकेशन स्किल के। भी स्किल्स और पढ़ेंगे हम आगे, तो उससे पहले के कुछ की पॉइंट्स हैं वो अपने ध्यान में रहने चाहिए। अब इसके बाद में हम कंपोनेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि एक गुड कम्युनिकेशन के क्या कंपोनेंट्स, क्या घटक होने चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए कि अपना कम्युनिकेशन अच्छा। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग टाइम टू टॉक। बात करने की जो टाइमिंग है उसकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई बिज़ी है, कोई क्लास में, कोई काम कर रहा है और उस टाइम आप बात कर रहे हो तो वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको जवाब देगा, वो आपको जल्दी में जवाब देगा। जो आप चाह रहे हो वो मैसेज आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। जो आप गाइडेंस चाह रहे हो, जो आप मोटिवेशन चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर अगला कोई बिज़ी है तो उस टाइम पर आपका जो प्रॉपर टाइमिंग है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट, लिसनिंग। गुड कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑलवेज एक्टिव लिसनिंग से स्टार्ट होता है एंड ये विलिंगनेस टू बी असर्टिव इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। यानी आपके पास अगर एक्टिव लिसनिंग होगी तभी आप अपनी सकारात्मकता को एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी दूसरे के सामने अपनी इच्छा को जाहिर कर पाएंगे। नेक्स्ट, बिगिनिंग विद एग्रीमेंट। अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग हुआ, उसके बाद में उसके एग्रीमेंट के साथ अपने को चलना होगा। अगर फर्स्ट ही टाइम उससे आप डिसएग्री हो गए, इसका मीनिंग अगले को आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, एंड नॉट बट। अपने कम्युनिकेशन में कभी भी बट का यूज जो है वो नहीं करें, एंड का यूज कर सकते हैं। यानी बट जो होता है वो इरेजर का काम करता है, बट एंड जो है वो एडिशन का काम करता है। ये मैं कुछ हट इसलिए रहा हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो बनाया हो ताकि वो स्क्रीनशॉट ले ले। उनके पीजी सेकंड सेमेस्टर में ये VAC वैल्यूडेड कोर्स है तब। तो ऑलवेज जो वर्ड बट है, जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, अगले की बात सुनी और फिर आपने बीच में कह दिया लेकिन, इतना कहते जो उसने कहा उस सब को पूरे को इरेज कर दिया आपने। तो ये आदत जो होती है वो स्ट्रेस को इंक्रीज़ करती है। उसको किससे रिप्लेस किया जाए, उसको एंड से किया जाए, ठीक है। तो एंड क्या होता है, जो भी कहा हुआ है उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छा तो लगता है, अब मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आपने ऐड कर दिया। अभी ये बात मेरे हिसाब से वाली भी आने वाली है। नेक्स्ट है आई स्टेटमेंट इंस्टीड ऑफ यू। आई स्टेटमेंट, आप किसी आप बॉस हो सपोज और आप अपनी टीम को मॉनिटर कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो, आप मैनेजर हैं, तो आप बात करोगे तो अपने ऊपर लेके बात करोगे कि मेरे हिसाब से तो इस टाइप से सही है, आपका इसमें क्या मत है, ठीक है। आप बार बार यू कह के, यानी आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आप ऐसा कर सकते थे, ये सब बातें अगले को दबाव में लाती है, अगला डिफेंसिव मोड में चला जाता है। तो आप अपने ऊपर लेकर, अपने ऊपर अप्लाई करके अगर ये बात करें तब वो कम्युनिकेशन एक गुड कम्युनिकेशन होगा, वो रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी और वो स्ट्रेस को कम करेगी। यानी इसमें शो किया हुआ है आई स्टेटमेंट इंस्टीड ऑफ यू। Too often we try to get other people to behave or believe as we do। हम अक्सर ये ट्राई करते हैं कि जैसा बिहेव हम करें वैसे अदर करें, या जैसा हम विश्वास करें वैसे दूसरे भी विश्वास करें, ठीक है। तो आपको आई स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये कहते हो आई, वी आर फोकसिंग ऑन और फीलिंग्स, बिलीफ एंड इंटरप्रेट। जब आप आई स्टेटमेंट यूज़ में लेते हो ना, तो अपने फीलिंग्स को दूसरे के सामने ऑटोमेटिक आप डिलीवर कर देते हो बजाय यू कहने के,
ठीक है, मतलब यू का मीनिंग है तू तड़ाके वाली बात नहीं है। यू का मीनिंग है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करके और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो बजाय दूसरों पर थोपने के। ठीक है, तो इसे बिलीव, इसे ट्रस्ट, आपका जो इंटरप्रिटेशन है यानी आपके कहने की जो मीनिंग है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट है अवॉइड वाई क्वेश्चंस। आप अपने कम्युनिकेशन में वाई क्वेश्चंस को अवॉइड करते हो। मतलब वाई क्वेश्चन सर अवॉइड कर देंगे तो हम डाउट कैसे पूछेंगे? जो डाउट पूछने के जो वाई है वो अलग है। आप कम्युनिकेशन में वाई मीन्स, जैसे दो दोस्त हैं और वो कहते हैं कि आजकल तू मेरे साथ इतना टाइम क्यों नहीं बिताता है। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट। दूसरा कि आजकल आप मेरे साथ टाइम कम बिता रहे हो। दोनों में फ़र्क हो गया ना। तो क्यों, वाई क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेस जनरेट करने वाला स्टेटमेंट होता है, इसलिए वाई क्वेश्चंस को भी आप अवॉइड कीजिए। तो ये कुछ कम्युनिकेशन स्किल की बातें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल रेगुलेशन एंड कॉपिंग। तो पहले हम इमोशनल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। द एबिलिटी टू स्टे कॉम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज नॉन एज इमोशनल रेगुलेशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप अगर शांत रहते हैं तो ये इमोशनल रेगुलेशन है, आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लिया। आगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में ये सब बातें आएगी, वो थोड़ा आपको क्लियरली पता चलेगा। नेक्स्ट, सप्रेशन इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। आप में सप्रेशन यानी आपने कुछ अपने जो गलत इच्छाएं उनको सप्रेस कर दिया, तो वो भी एक तरह से इमोशनल रेगुलेशन है। आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, अपने आप को रोक लिया, तो जो कि आपको आगे फर्दर फ्यूचर में ज़्यादा स्ट्रेस देता, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक तरह से सप्रेशन है। इमोशनल रेगुलेशन इंक्लूड मॉनिटरिंग, इवेलुएटिंग इमोशनल एक्सपीरियंस। आप अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को मॉनिटर करते हो, इवेलुएट करते हो, यानी उनका आकलन करते हो, उनका एनालिसिस करते हो, ये सब इमोशनल रेगुलेशन में आते हैं। वी डिफाइन इमोशनल रेगुलेशन एज ए सेट ऑफ, इमोशनल रेगुलेशन क्या है? ए सेट ऑफ प्रोसेस दैट फंक्शन एट बायोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल लेवल। ये इमोशनल रेगुलेशन जो है वो बायोलॉजिकल लेवल पे भी, बिहेवियरल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी होना चाहिए, ये कह रहा है। एक्चुअल में इमोशनल रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। और बाकी इसमें ये कह रहे हैं हम कि दे सर्व टू मॉड्यूलेट, मेंटेन, इनहिबिट और इनहेंस द इंटेंसिटी एंड बैलेंस ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन एन एफर्ट टू अकम्प्लिश एन इंडिविजुअल गोल्स। आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल गोल्स के लिए जो मेंटेन करते हो अपने आप को, जो गलत चीज़ें हैं उनको इनहिबिट करते हो, और इमोशनल एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी एंड वैलेंसी यानी जो चेंजिंग है, बार बार जो अपने इमोशनल एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, तो इंडिविजुअल गोल के लिए उनमें आप प्रयास करते हो, ये सब इमोशनल रेगुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हुआ इमोशनल रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे कॉपिंग की। कॉपिंग क्या है? कॉपिंग एक स्ट्रेटेजी है, एक सिचुएशन है, एक थॉट है, एक बिहेवियर है जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है। मीन्स एग्ज़ाम में आपको कोई पेपर हार्ड लगा, ठीक है, और आपने सोचा अब क्या किया जाए, तो आप जल्दी से उसका कोई क्विक सॉल्यूशन ढूंढते हो, या जल्दी से यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो देखते हो कि 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे टॉपिक समझ में आ जाए। तो ये क्या है? ये कॉपिंग है, ठीक है। और इस कॉपिंग की कई स्ट्रेटजीज शो की हुई है, उनमें से 3 मेन स्ट्रेटजी जो एंडलर एंड पार्कर ने दी है उनकी हम बात करते हैं। नंबर 1 है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती है उनमें आप अल्टरनेटिव कोर्स या एक्शन ढूंढते हैं, जो प्रोबेबल आउटकम है उनके बारे में विचार करते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में आप अपने आप को एफर्ट लगाते हैं, किसके लिए? अपनी होप को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल वंस इमोशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। वेंटिंग फीलिंग्स एंड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। वेंटिंग का मतलब भड़ास निकालना, ठीक है। तो अपनी एक तरह से आप गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की जो भड़ास निकालते हैं वो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। अगर गुस्सा नहीं निकला तो वो स्ट्रेस आपके माइंड में बढ़ता जाएगा, तो ये एक स्ट्रेटजी है।
फॉर एग्जाम्पल टेल माई सेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली हैपनिंग टू मी। अपने आप को संभाल लेना भी, अपने आप को भी मोटिवेट करना भी एक इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है कि ये इतना गलत मेरे साथ नहीं होगा। ठीक है, वरी अबाउट वॉट आई एम गोइंग टू डू। हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं उससे पहले सोच रहे हैं, ये भी इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। फिर नेक्स्ट है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या है? यहाँ पर आप मिनिमाइज़ करते हो सीरियसनेस, सिचुएशन की सीरियसनेस को, आप डिनाई करते हो किसी सिचुएशन की सीरियसनेस को, आप सप्रेस करते हो। ठीक है, तो ये सब आप अवॉइड करते हो। ये सब स्ट्रेटजीज किस में आती है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। आपके कोई कभी कभार टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप क्या किया करें, आप थोड़ा सा गैप दे दें, उस टॉपिक को छोड़ दें और कुछ टाइम बाद में फिर से आप इसको देखें, तो आप एक नए सिरे से उसको समझेंगे तो हो सकता है वो आपकी समझ में आ जाए। टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो हम इस स्ट्रेस को सप्रेस करने के तो तरीके देख रहे हैं, वही कोपिंग होता है। तो आपने थोड़ी देर गाने सुन लिए तो आपका मूड क्या हो गया? फ्रेश हो गया, आपका माइंड रिफ्रेश हो गया। तो ये आपने अपने आप को क्या किया? अपने कोपिंग बिहेवियर में ढाल लिया, आपने अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी यूज़ में ले ली। आपने फ्रेंड से बात कर ली थोड़ी देर कि मेरा तो ये चल रहा है, आपका क्या चल रहा है। ठीक है, जब भी आप स्ट्रेस में आते हो तो उस चीज़ को एक बार छोड़ के दूसरी चीज़ में लग जाते हो। अदर पीपल से बात करते हो, मम्मी पापा से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, आप गाने सुनते हो। ये सब चीज़ें अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में आती है। नेक्स्ट, हम ये कोपिंग स्ट्रेटजी के बाद में बात करते हैं स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ये स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट इज ए एक्सप्रेस्ड स्ट्रगल बिटवीन टू इंडिपेंडेंट पार्टीज़। वैसे ये मैं पहले बता चुका हूँ मेरे पहले की वीडियो में। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? टू इंडिपेंडेंट पार्टीज़ का मीनिंग साइड हो गया, उनके बीच में जो स्ट्रगल चलता है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये ऐसा स्ट्रगल है जो दोनों पार्टी है, मीन्स दोनों साइड जो है वो इनकम्पेटिबल गोल्स वाली होती है, यानी दोनों सेम गोल की तरफ नहीं जाती है। तो इस धर्म संकट की स्थिति को इसे ही आप द्वंद्व कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। स्केयर रिवार्ड्स, यानी आपको एक तरफ इनाम मिल रहा है और आपको वहाँ सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर पार्टी इन अचीविंग देयर गोल, दूसरे गोल को अचीव करने के लिए। इफ़ यू बिकम इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विल बी इम्प्रूव। अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व कर लोगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को भी कई बार रिजॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। अपने माइंड में द्वंद्व चल रहा होता है, वो कोई तीसरा आके इंटरफेयर करता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने इम्प्रूव किया तो कॉन्फ्लिक्ट को लेस कर लिया, शॉर्टर कर लिया, और जितना कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट होगा उतना स्ट्रेस लेस होगा और उतने आप क्या बनेंगे? हेल्दी होंगे। हेल्दी कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली हेल्दी हो तभी वो हेल्दी, माइंड से भी आप हेल्दियर रहेंगे। ठीक है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिलेटिवली सिंपल। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना इतना कठिन भी नहीं है। वह अभी हम एग्जांपल देंगे, स्ट्रेटजीज भी देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए क्लियर concise way, the parties stand a better chance of solving the problem before it becomes unsolvable or destructive। ये अपने लिए विनाशकारी हो या अनसॉल्वेबल हो उससे पहले ही हम क्या करें? अपने कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर कर लें, कॉन्साइज वे में कर लें, तो वो एक बेटर वे होगा अपने लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज एवरीवेयर। कॉन्फ्लिक्ट हर जगह जनरेट होता है, हर किसी के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। विद इन ए फैमिली, एट स्कूल, इन द वर्क प्लेस एंड अमंग ग्रुप इन और सोसाइटी। अपनी सोसाइटी में भी हम पढ़ रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं वो क्या कर रहा है, बार बार आके पूछ रहे हैं वो क्या कर रहा है, तो एक तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट, ये एक स्ट्रेस, ठीक है, वो जनरेट करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप आर नॉट इंटीमेट और पर्सनल। हम कुछ ही लोगों के घनिष्ठ होते हैं, बाकी मोस्टली जो है वो फॉर्मल होते हैं। तो हम अपना जो 90% जो है इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन है
वो अपने को इनफॉर्मल तरीके से मैनेज करना होता है, उन रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हुआ और किसकी वजह से पैदा हुआ, ठीक है। नो मैटर वेयर ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज और होम इट इज़ विथ, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कौन है, हम किसके साथ, कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है। टेंशंस मस्ट बी फेस्ड एंड हैंडल, जो भी टेंशन आती है उनको क्या किया जाना ज़रूरी होता है, हैंडल किया जाना ज़रूरी होता है अच्छे से, ताकि आपके रिलेशनशिप क्या बने, स्ट्रॉन्ग बने। तो आप अगर आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं, ये डायग्राम आपको ये कहता है कि आप अपने रिश्ते अच्छे बना सकते हैं। कब? जब आप अपने डिस्कशन में क्या कर दें, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर दें और एक दूसरे की अच्छे से सुने। ये एक कम्युनिकेशन स्किल था ना, तो ये उसके लिए शो किया हुआ है। आप पॉजिटिवली हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने बच्चों के बीच, अपने फैमिली के बीच, सोशल सपोर्ट से, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है वो आपको इलनेस से बचाएगी, आपको स्ट्रेस से बचाएगी, ठीक है। आप जब बाज़ार जाएं तो अपने बच्चों के साथ जाएं, कुछ टाइम उनके साथ भी बिताएं, ताकि आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें, तो आपके बच्चे स्ट्रेस में नहीं रहें। कोई इंसान पढ़ता ही रहे 12 महीने पढ़ता ही रहे, तो कभी न कभी उसके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट दें, ताकि वो अपने आप को हल्का फील करे, अपने आप को इतना बर्डन फील नहीं करे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें, अंडर प्रेशर में न लाएं। तो ये चीज़ें कुछ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। हम कहते हैं ओकेजनली कॉन्फ्लिक्ट लीड टू स्ट्रेसफुल आउटकम्स। कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो स्ट्रेसफुल परिणाम देते हैं। आउटकम्स मीन्स परिणाम होता है, जैसे एग्रेशन है, एंगर है, डैमेज रिलेशनशिप है, वॉयलेंस है, और यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति भी आ जाती है। मतलब लड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। कंट्रीज़ में भी, 2 कंट्रीज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकते हैं, 2 पर्सन्स में हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के बीच हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब सृजनात्मक हो सकता है, अपने लिए पॉजिटिव हो सकता है। कन्फ्रंटिंग का मतलब सामना करना होता है। डिसएग्रीमेंट्स थ्रू प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन कैन लीड टू ग्रोथ एंड इनहेंस रिलेशनशिप। अगर आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे, उनमें ग्रोथ करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये एनिमी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। शेयरिंग फीलिंग्स कंसर्न्स कैन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। आप अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के सामने शेयर करते हैं, आप अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये आपके रिलेशनशिप को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। हम ये बातें किस में पढ़ रहे हैं, हम ये बातें स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं, हम कॉपिंग बिहेवियर में पढ़ रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। कन्वर्सली रिलेशनशिप कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय, इसके विपरीत रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर लंबे टाइम तक क्या रहा, कॉन्फ्लिक्ट रहा। अनलेस द पार्टीज एग्री टू रिजॉल्व पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन कंस्ट्रक्टिवली। अगर आपने किसी एक पार्टी की तरफ, पार्टी का मतलब यहाँ साइड होता है, ग्रुप हो सकता है, आपके पास 2 साइड है और किसी एक साइड की तरफ आपने टाइमली नहीं सोचा, तब आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। द की टू वेदर द आउटकम आर यूजफुल और डिस्ट्रक्टिव इज़ हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ मैनेज्ड। मेन बात ये है, कॉन्फ्लिक्ट चाहे डिस्ट्रक्टिव हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, उसके रिजल्ट चाहे जो भी हो, बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जाना ज़रूरी होता है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है। दो साइंटिस्ट, एक इंस्ट्रूमेंट है
जो दो साइंटिस्ट ने एक तरह से बनाया है, साइकोलॉजी की स्टडी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। थॉमस एंड किलमैन मोड इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट 5 डिफरेंट स्टाइल से हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है अप्रोच अवॉइडेंस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट से आप किस तरह निपटारा पाएँ, निपटें को हम कोपिंग कहते हैं। तो इन 5 स्ट्रेटजी में ऐसा नहीं है कि कौन सी सही और कौन सी गलत है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी यूज़ में ली है। ये उसके लेवल पे डिपेंड करता है। ये पर्सन प्लेसेस ऑन द नीड्स और गोल्स इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या नीड्स है, क्या गोल्स है, क्या कहाँ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है, उन सब बातों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ अप्लाई करें। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 है अवॉइडेंस स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अवॉइडेंस स्टाइल अनअसर्टिव एंड अनकोऑपरेटिव होती है, टर्टल स्टाइल होती है, यानी ये अनअसर्टिव भी होती है। अनअसर्टिव का मीनिंग ये हो गया कि ये सकारात्मक नहीं है और कोऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, ये अनकोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव। टर्टल स्टाइल जैसे कछुए की चाल होती है ना, वैसे एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मैं, ठीक है, कुलदीप का एक फ्रेंड है अरशद हुसैन। कुलदीप अभी स्ट्रेस में है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अलग अलग एग्जाम्पल से आप इसके अलग अलग रोल माने, की पॉइंट्स माने। तो यहाँ पर कुलदीप का फ्रेंड है अरशद, ठीक है, और अरशद ने कुलदीप को कॉल किया कि आज मैं फ्री हूँ, आज सैटरडे या संडे आ जाओ घूमने चलते हैं। कुलदीप अभी स्ट्रेस में है, ठीक है, एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम लगी है और दूसरे सेमेस्टर स्टार्ट होगा। वो सोच रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है और मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी। तब मेरे माइंड में है कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मैं कैसे दूँगा। तो उसका कॉल आया तो मैंने कॉल अटेंड नहीं किया। वो चाह रहे हैं कि मैं उसके साथ टाइम बिताऊं, लेकिन मैंने क्या किया, उसको अवॉइड कर दिया, मतलब उसका कॉल अटेंड नहीं किया, सामने से मना भी नहीं किया और कॉल अटेंड नहीं किया। ये हो गई अवॉइडेंस स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर मैं उसके साथ घूम रहा हूँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरे को अभी आगे के बारे में सोचना है कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस को मैं कैसे चुकाऊँ। ठीक है, ये अवॉइडेंस स्टाइल, इसे टर्टल स्टाइल इसलिए कहते हैं, कछुआ चाल। नेक्स्ट, अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये अकोमोडेटिंग स्टाइल को आप टेडी बियर स्टाइल भी कहते हैं। अनअसर्टिव होती है, सकारात्मक नहीं होती है, लेकिन कोऑपरेटिव होती है। ये कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनसे ये आपके स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। अनअसर्टिव मीन्स सकारात्मक नहीं है, आप सहयोग मतलब आप उसमें एग्री नहीं है, आप क्लियर नहीं है उसमें, बट कोऑपरेट कर रहे हैं। लॉस विन, ये एक तरह से सेक्रीफाई करने जैसा तरीका है। जैसे नेक्स्ट जो मेरी कहानी के किरदार है वो है, सपोज 2 स्टूडेंट है, 2 फ्रेंड्स है, निशा एंड सुष्मिता। दोनों क्या है, रूममेट। दोनों अपने रूम में एक टेबल लेके आए। अब टेबल को कहाँ रखा जाए, इन दोनों के लिए दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दोनों में एक तरह से लड़ाई हो रही है। वो कह रही है इधर रखना है, वो कह रही है इधर रखना है। अब इनमें से सपोज निशा जो है वो थोड़ी सिंसियर है, वो सोच रही है कि चलो इसको जहाँ रखना है, इसको जहाँ पढ़ना है वो पढ़ लेगी, मैं तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ती हूँ। तो उसने क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया, अपने आप को लॉस कर दिया और दूसरे को जिता दिया। तो ये इस टाइप की जो स्ट्रेटेजी क्या हो गई, अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया। इसे क्या कहते हैं, टेडी बियर स्टाइल भी कहते हैं। जैसे टेडी बियर को आप कहीं भी अरेंज कर दो, अरेंज हो जाएगा ना। तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में आ जाए। तो आपने कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर दिया। नेक्स्ट, थर्ड है कॉम्पिटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये बड़ी खतरनाक तरीके की स्टाइल होती है। ये अग्रेसिव होती है और अनकोऑपरेटिव होती है। ये खुद को डोमिनेंट रखती है स्टाइल। विन और लॉस स्ट्रेटजी वाली है। ये शार्क स्टाइल होती है। शार्क एक मांसाहारी मछली होती है जो सुगंध से भी अपने शिकार को समुद्र में ढूंढ लेती है। आपने एक छोटी लाइन तो पढ़ी होगी, एक पोइम तो पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सेम ऐसी सी कहानी है।
मछली को कहें बाहर निकल, मछली कहती है तेरे को रिलेशनशिप रखने है तो रख ले, वरना मैं बाहर अभी नहीं आऊँगी। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल ये है कि दूसरा नेक्स्ट किरदार आ रहा है मेरी कहानी का, कल्पना। कल्पना अपने रूम में पढ़ रही है, ठीक है, और उसकी मम्मी नीचे से बुला रही कि कल्पना खाना खा लो। कल्पना कह रही कि अभी मेरी क्लास कंप्लीट नहीं हुई, मेरे अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं भी खाना बाद में खाऊंगी। फिर उसकी मम्मी आती है, ठीक है, और गेट बजाती है, नॉक करती है, फिर बोलती कल्पना खाना खा ले। कल्पना बोल रही है आपको सुना नहीं क्या, मैं जब तक मेरी क्लास नहीं होगी, मेरा ये होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैं नहीं आऊँगी, वरना मैं अंदर से लॉक लगा लूँगी। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्पिटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया। इसमें वो अग्रेसिव हो गई और अनकोऑपरेटिव नेचर की है। और फिर उसकी मम्मी थक हार के नीचे चली गई कि तेरी मर्जी हो तब खा लेना। तो ये विन लॉस या शार्क स्टाइल टाइप की कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये इस टाइप की जो स्टाइल होती है वो इन दोनों के बीच की होती है। कौन कौन सी? कॉम्पिटिंग एंड अकोमोडेटिंग, इन दोनों के बीच की स्टाइल होती है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इसे फॉक्स स्टाइल कहते हैं। जैसे नेक्स्ट मेरी कहानी का नेक्स्ट किरदार है मोहित वैष्णव। मोहित का अभी भी CUET में देशबंधु कॉलेज DU में एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो मोहित चाहता है, अपने मम्मी पापा को कॉल करता है, अपनी फैमिली को कॉल करता है कि आओ और मेरी कॉलेज देखने आओ, मेरा कैंपस देखने आओ कितना अच्छा है, ठीक है। तो प्लानिंग हो जाती है, सब एग्री हो जाते हैं। अचानक उसके पापा कहते हैं घर पे ये काम है और नहीं जाना हो पाएगा। तब मोहित कहता है कि पापा को छोड़ दो, पापा के काम है, पापा को एक बार रहने दो, बाकी आप तो आ जाओ। तो इस टाइप की जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है वो क्या हो गया, कंप्रोमाइजिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। ये कॉम्पिटिंग एंड अकोमोडेटिंग के बीच का हो गया, यानी इसमें एक तरह से कोऑपरेटिव अनकोऑपरेटिव के बीच की कंडीशन हो गई है, असर्टिव अनअसर्टिव के बीच की कंडीशन हो गई है। तो इसे फॉक्स स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये क्या है, ये बहुत असर्टिव एंड कोऑपरेटिव, विन एंड विन, इसे ओवल स्टाइल रिजोल्यूशन भी कहते हैं। ओवल स्टाइल रिजोल्यूशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो अभी तो इसमें क्या एग्जांपल था माइंड में अभी आ नहीं रहा, जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तब मेरे माइंड में था ये इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल था मेरे माइंड में। मीन्स इसमें दोनों तरफ फ़ायदा होता है। अच्छा ठीक है, याद आया, यहाँ पर दो दोस्त हैं, घूमने जाते हैं। मैं MSc के बैच को पढ़ा रहा था, तो जयपुर घूमने की बात आई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम आमेर फोर्ट चलते हैं। मैंने कहा वहाँ गर्मियों में कुछ नहीं, गर्मियों के दिन की बात थी, अप्रैल मई जून के आसपास। तो मैंने कहा आमेर फोर्ट में अभी क्या है, धूप है, परेशान हो गए फालतू में। अप्रैल मई के आसपास के दिन थे और मेरा ये था कि आपको कोई किसी म्यूज़ियम में, अल्बर्ट हॉल वगैरह या जलधारा वगैरह वहाँ घुमा लाते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन था, उनका ये ओपिनियन था, ये 2 साइड्स 2 पार्टीज हो गई, ठीक है, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। फिर लास्ट में दोनों तरफ से क्या कंप्रोमाइज़ हुआ, दोनों तरफ से ये कंप्रोमाइज़ हुआ कि सर हम MNIT चलते हैं घूमने। MNIT में बहुत सारी लैब हैं जो हमारे एजुकेशनल पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं उनको MNIT घुमाने ले गया। तो ये क्या हो गई, अपनी कोलैबोरेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गई, जिसमें दोनों ही राजी हैं। विन विन टाइप की, ओवल स्टाइल टाइप की, उल्लू कभी मात नहीं खाता ना, तो ये ओवल स्टाइल टाइप की कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टाइल हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बताया है, ठीक है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये एक डायग्राम है जो आपको ये शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप मजबूत कब होंगे, जब आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करेंगे, जब अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर लेंगे। अननेसेसरी स्ट्रेस है उनको आप हटाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। लर्निंग टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इज़ विटल, मीन्स नेसेसरी है टू प्रिवेंटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। अनावश्यक स्ट्रेस को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एबिलिटीज टू एक्वायर एंड यूज नॉलेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड अडेप्टिंग टू द वर्ल्ड। आप जिस दुनिया में रहते हैं उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। जिस तरह का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। किसके थ्रू? अपनी मेंटल एबिलिटी के थ्रू, या उसका आप यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंस बोला जाता है। ये इंटेलिजेंस कितने टाइप की होती है? ये इंटेलिजेंस मेनली 3 टाइप से दी जाती है। एक है जनरल इंटेलिजेंस, एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस एक जनरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जनरल टेंडेंसी है वो क्या है? वो एक जनरल इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है। वेरिंग डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑन ऑल मेंटल टेस्ट, आपके कई मेंटल टेस्ट, आपके राइटिंग कंपटीशन, आपके पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, आपके डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको आप सोल्व करते हैं। तो वो जिस आप अपने माइंड का यूज करते हैं वो जनरल इंटेलिजेंस हो गया। फ्लूइड इंटेलिजेंस ये आपकी मेंटल एफिशिएंसी होती है जो नॉन वर्बल एबिलिटीज़ को शो करती है। आपके ब्रेन में जो नॉन वर्बल एबिलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, उसको शो करती है। इस टाइप के इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अप्लाई कल्चरली अप्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी आप जिस कल्चर में रह रहे हैं उसके अप्रूवल के थ्रू आप अपने आप को वहाँ अप्लाई करते हो। यानी ये अपने आप को सोसाइटी में ढालने वाली जो कंडीशन है वो क्या होगी? क्रिस्टलाइज टाइप की इंटेलिजेंस हो गई। वैसे इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है गार्डनर ने। गार्डनर्स थ्योरी, चूँकि अभी अपना इंटेलिजेंस टॉपिक नहीं है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा ऐसे डिटेल वे में नहीं पढ़ेंगे। फिर भी गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है वो 8 सेपरेट एबिलिटीज़ है इंटेलिजेंस में। लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। तो ये कुछ एबिलिटी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। Researchers have found that high level of intelligence is linked to a distributed neural network in frontal and parietal lobes. अपना जो माइंड होता है, अपना ब्रेन होता है, उसमें कई पार्ट होते हैं। ये पार्ट है अपने माइंड के। ये है अपना फ्रंटल लोब, ये है टेम्पोरल लोब, ये है पैराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब और ये सेरेबेलम। एक तरह से ब्रेन के हमने कितने पार्ट कर दिए, आपको कितने पार्ट यहाँ दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि मोस्टली जो इंटेलिजेंस है, अपना जो माइंड है, वो काम कौन से कहाँ से करता है? यहाँ से और यहाँ से। फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब से मोस्टली इंटेलिजेंस शो होती है और बाकी बहुत कम इंटेलिजेंस कहाँ से शो होती है? टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड सेरेबेलम से अपनी जो लेसर अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है वो शो होती है। तो वापस हम बैक आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो ये कह रहा है कि हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस किससे लिंक्ड होती है? फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। मैंने बताया आपको, ये आपका फ्रंटल लोब है और ये पैराइटल लोब है। तो मोस्टली जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ से शो होती है अपनी। एंड lesser extent than frontal and parietal network, the temporal, occipital as well as the cerebellum। और जो लेसर अमाउंट है या कम मात्रा में इंटेलिजेंस है वो आपके जो बचे हुए पार्ट है ब्रेन के, उनसे शो होती है, जो ऑक्सीपिटल, सेरेबेलम एंड टेम्पोरल है। ये रिसर्च कर रही है।
इंटेलिजेंस के बारे में बताया मैंने, ब्रेन के एक तरह से पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपस में अब नेक्स्ट आपको ये कह रहा है कि सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड भी होते हैं। द करंट कंसेंसस इज दैट इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ब्रेन रीजन्स रेदर देन बीइंग लोकलाइज्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन सच एज द फ्रंटल लोब्स। रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अभी जो हमने स्टेटमेंट कहा ये 100% ट्रू हो। जो ब्रेन है उसमें जो इंटेलिजेंस है वो पूरे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, कई रीजन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, किसी स्पेसिफिक रीजन पे ये लोकलाइज नहीं रहती। मतलब इंटेलिजेंस को हम, ये रिसेंट रिसर्च कह रही है। तो दोनों बातें मैंने बता दी आपको। रिसर्चर्स ऐसा भी कहते हैं कि फ्रंटल और जो पैराइटल लोब है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है इंटेलिजेंस में, और जो करंट कॉन्सेंसस है वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ब्रेन में चारों ओर। फैक्टर्स सच एज सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेट रखते हो, सेल्फ रेगुलेट रखते हो, क्रिएटिव रखते हो, कॉमन सेंस रखते हो, सोशल स्किल रखते हो, लक एंड इवन इमोशनल इंटेलिजेंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे मे हैव ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन लाइफ अचीवमेंट। अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ये इंटेलिजेंस की बात करी हमने। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। AI नहीं, AI तो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पीटर सेलो एंड जॉन मेयर ने दिया है। सेलो एंड मेयर ने ये सबसे पहले वर्ड दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार आप EI की जगह EQ भी सुनते हैं, इमोशनल क्वोशंट, लेकिन इमोशनल क्वोशंट के बजाय EI मोर प्रेफर्ड टर्म होती है। और इसको पॉपुलर किसने किया? पॉपुलर किया डैनियल गोलमैन ने। कहाँ किया, ये कब पॉपुलर हुआ? जब इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट। कहते हैं ना इसका IQ अच्छा है, इसका IQ कम है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से भी क्या होती है, बेटर होती है। किस बुक के थ्रू? इस बुक के थ्रू ये पॉपुलराइज हुआ। क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म डैनियल गोलमैन की लिखी हुई इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ठीक है, ये बुक देख सकते हैं आप। तो हम वापस आ जाते हैं। दे कॉन्सेप्चुलाइज्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या सर एक्चुअल में? इमोशनल इंटेलिजेंस है एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन एक्यूरेटली एंड एडेप्टिवली। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर्टिकुलर कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अपने इमोशन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सच इज टॉकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। आप अब दूसरे से अपनी फीलिंग्स को किस तरह शेयर करते हैं? ठीक है। टू अंडरस्टैंड इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज, आप अपने इमोशंस को कैसे पहचानते हैं कि अब मैं सीरियस हूँ, अब मैं मूड मेरा फ्रेश है, अब मैं चिंता में हूँ। ऐसा आपने अपने आप को पहचाना तो वो क्या हो गया, आपने अपने इमोशन को अंडरस्टैंड किया। सच इज अंडरस्टैंडिंग द रोल दैट इमोशंस प्ले इन फ्रेंडशिप एंड अदर रिलेशनशिप। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस को आपने समझा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट हुआ। टू यूज़ फीलिंग टू फैसिलिटेट थॉट सच एज बीइंग एन पॉजिटिव मूड विच इज़ लिंक टू क्रिएटिव थिंकिंग। आपका मूड ख़राब है लेकिन फिर भी आप दूसरे से किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। एंड टू मैनेज इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दूसरे के साथ किस तरह अपने इमोशंस शेयर करते हो। तो ये सब सारी बातें किस में आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस में। क्या? एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन, अपने इमोशंस को पहचानना और एक्सप्रेस करना। अंडरस्टैंड इमोशन एंड इमोशनल नॉलेज, अपने इमोशनल नॉलेज के बारे में जानकारी रखना। टू यूज़ फीलिंग टू फैसिलिटेट का मतलब आसान बना देना होता है, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने आसान सोच के अकॉर्डिंग अपने फीलिंग्स का यूज करना और इमोशंस को मैनेज करना। तो ये सब सारे
क्या है, वो डायमेंशंस है किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप इमोशंस को परसीव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि अगला क्या फील कर रहा है, ये आपने सीख लिया तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है। फैसिलिटेटिंग थॉट मीन्स यहाँ ऐसी सिचुएशन में भी आपको क्या करना चाहिए, आपको ये अगर पता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बातें हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, आप अपने आप को, आई एम हैप्पी, आई एम नर्वस, कैन आई डिस्क्राइब व्हाट आई एम फीलिंग इन वर्ड्स, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकती हूँ। जैसे कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं और किसी से बात करते हैं तो हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, मैनेजिंग इमोशंस, बच्चे के हाथ से ये गिर गया, अब आप थप्पड़ मारोगे, इसका मीनिंग आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने फिर भी अपने एंगर को कंट्रोल किया और बच्चे को फीडबैक दिया, तो बच्चे को आपने बहलाया फुसलाया, आराम से बात करी, तो ये क्या हुआ, आपने इमोशंस को क्या किया, मैनेज किया। तो ये फॉर डोमेन है किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम में आती है, आपके स्ट्रेस को, आपके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के काम में आती है। ठीक है, तो इस तरह हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। जो आपकी ये जो 3rd यूनिट थी वो कंप्लीट होती, और नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस नॉलेज का फ़ायदा मिले। थैंक यू।